नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एहसानों का बोझ। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सुनिए, ये टेबलेट ले लीजिए, सर दर्द हल्का होगा तो नींद आ जाएगी। अपने पति को टेबलेट और पानी का गिलास देते हुए राधिका बोली। राधिका के हाथ से टेबलेट लेकर संदीप बोला, तुम सो जाओ, अब बहुत रात हो गई है। मैं तो सो जाऊंगी संदीप, लेकिन आप कब तक एहसानों के बोझ से दबे रहेंगे? फैसला तो आपको लेना ही होगा। मैं जानती हूँ बड़े भाई साहब ने बहुत कुछ किया है आपके लिए, लेकिन क्या आप ताउम्र उन एहसानों के बोझ से दबे रहेंगे? निर्णय लीजिए संदीप, वरना कहीं देर न हो जाए। मन ही मन अपने पति से नाराज राधिका ये कह सोने चली गई, लेकिन संदीप, उसकी नींद तो उड़ ही चुकी थी। बेटा, आज से तेरे छोटे भाई की जिम्मेदारी तेरी है, अपने औलाद समझ रखना इसे। बाबूजी ने अपने आखिरी पलों में संदीप के बड़े भाई नरेश से ये वादा लिया था। नरेश और संदीप बिना मां की संतान थे। संदीप के जन्म के समय ही उनकी मृत्यु हो गई। माता पिता दोनों की जिम्मेदारी बापूजी ने संभाली थी। दोनों भाई में 10 वर्ष का अंतर था। जब नरेश नौकरी से आया तो ये सोच कि घर में लक्ष्मी आ जाए, बापूजी ने नरेश की शादी सुलोचना से कर दी। दोहरी जिम्मेदारी निभाते बापूजी समय से पहले वृद्ध हो चले थे और अपनी जिम्मेदारी नरेश पे डाल बैकुंठ निकल पड़े। संदीप के लिए अब उसके भैया भाभी ही सब कुछ थे। संदीप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था, संदीप की पढ़ाई लिखाई हो या अन्य खर्चे। लेकिन ये बात सुलोचना को अखरती कि उसका पति अपनी कमाई अपने छोटे भाई पे खर्च करे। सुलोचना पूरा प्रयास करती नरेश को रोकने की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने दूसरा रास्ता निकाल लिया। बाहर के काम तो संदीप की जिम्मेदारी थी ही, अब घर के छोटे मोटे कामों में भी सुलोचना ने संदीप को लगा दिया। कॉलेज की पढ़ाई और कामों से संदीप परेशान हो उठता, लेकिन भाई के एहसान से दबा संदीप मुँह सिए रहता। जल्द ही कॉलेज समाप्त कर संदीप की नौकरी भी लग गई। अब तो सुलोचना की लॉटरी लग गई। संदीप, ये लिस्ट दे रही हूँ, शाम को लौटना तो सारा सामान लेते आना। सुलोचना हर पहली तारीख को एक लंबी लिस्ट संदीप को पकड़ा देती और संदीप अपनी पगार का एक बड़ा हिस्सा पहले दिन ही खर्च करने को मजबूर हो जाता। सब देख सुन कर भी नरेश अब चुप रहते। आखिर इतने सालों तक सुलोचना की मेहनत रंग लाई थी और अब नरेश के मन में सुलोचना ने संदीप के खिलाफ जहर भर दिया था। क्या बहू देवर की शादी नहीं करेगी क्या? अब तो नौकरी भी करता है संदीप। बड़ी बुआ के बार बार टोकने पे मजबूरी में सुलोचना और नरेश ने संदीप की शादी के लिए हामी भर दी। इच्छा तो उन दोनों की नहीं थी। जानते थे कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी शादी के बाद हाथ से निकल सकती थी। सुलोचना ने बहुत प्रयास किया अपनी जान पहचान में शादी हो, लेकिन बुआ सुलोचना के इरादे समझ गई और देखभाल कर राधिका का रिश्ता संदीप के साथ एक कर दिया। राधिका दुल्हन बन आ गई। शुरुआत के दिनों में ही समझदार राधिका यह जान गई कि उसके पति की हैसियत इस घर में सिर्फ एक पर्सनल नौकर की है और उसकी नौकरानी की, क्योंकि राधिका के आने से सुलोचना को और भी आराम हो गया। घर और बाहर दोनों के काम संदीप और राधिका ही करते। संदीप, क्यों ना हम अलग रहे? नहीं राधिका, ये घर मेरे बापूजी का है, मेरा बचपन बीता है यहाँ। अपनी माँ को तो देखा नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास होता है इस घर में। और भैया भाभी के बहुत एहसान भी है मुझ पे, मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। संदीप के दो टूक बात सुन राधिका चुप रह जाती। इसी उधेड़बुन में जिंदगी कट रही थी। क्या बात है संदीप, किस सोच में डूबा है? ऑफिस में संदीप को खोया देख उसके दोस्त रजत ने पूछा तो संदीप चेप उठा। कुछ नहीं दोस्त, तेरी भाभी का जन्मदिन है कल, सोच रहा हूँ एक अच्छी साड़ी गिफ्ट कर दूँ। तो इसमें सोचना क्या है, चल आज ऑफिस के बाद चलते हैं, एक अच्छी सी साड़ी ले लेते हैं। शाम को संदीप रजत के साथ बाजार जा एक सुंदर
गुलाबी जरी की साड़ी राधिका के लिए ले आया। शादी के बाद पहला जन्मदिन था राधिका का और संदीप इसे यादगार बनाना चाहता था। ये क्या है देवर जी? साड़ी की थैली हाथों में देख सुलोचना ने पूछताछ शुरू कर दी और जैसे ही संदीप ने बताया कि ये राधिका के जन्मदिन का तोहफा है तो सुलोचना भड़क उठी। इतने पैसे बेकार कर दिए जन्मदिन के नाम पे। अरे ऐसा क्या शौक चला है जन्मदिन का? मेरे घर में ऐसे फालतू के खर्चे नहीं चलेंगे। पत्नी के आते ही फालतू के खर्च शुरू कर दिए। भाभी आप भूल रही है, ये घर बापूजी का है। पति का अपमान देख आज राधा खुद को रोक ना पाई। राधिका का बोलना था कि सुलोचना अपना आपा खो बैठी और दोनों पति पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई। नरेश वही खड़े चुपचाप सुनते रहे। संदीप के इशारे पे राधिका आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन संदीप उसका मन अब टूट चुका था। अपने भाई भाभी के व्यवहार और उनके एहसानों के बोझ को ढोते ढोते सोचते सोचते रात निकल गई। नई किरण के साथ संदीप ने एक फैसला भी कर लिया। भैया, बापूजी के जाने के बाद आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, लेकिन अब आपका भी परिवार है। मैंने घर देख लिया है। आज शाम ही राधिका और मैं वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है संदीप, जब तुमने सोच लिया है तो तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन इस घर पे तुम्हारा हक नहीं होगा। सोच लेना, तुम पे आज तक जो खर्च किया उसके बदले तुम्हारा हिस्सा मेरा हुआ। अपने पिता तुल्य भाई के मुँह से ऐसी बातें सुन संदीप दंग रह गया। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो ये घर आपका हुआ। मेरे साथ तो मेरे बापूजी और माँ का आशीर्वाद है। फिर यहाँ क्या, मैं किसी भी घर में रह लूँगा, लेकिन 2 पल को सोचना भैया। आप क्या जवाब दोगे माँ बापूजी को? एक और बात भैया, आज से मैं मुक्त हुआ आपके एहसानों के ऋण से। अब मेरे सर आपका कोई एहसान बकाया नहीं है। अपने भाई को पहली बार जवाब दे भरे गले से संदीप राधिका को माँ बापूजी की तस्वीर, उनकी ना मिटने वाली यादों और उनका आशीर्वाद ले निकल पड़े अपनी नई दुनिया बसाने। और वहीं सुलोचना और नरेंद्र ठके से खड़े देखते रह गए।